नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शीनम शर्मा। चमोली में पहाड़ी से पत्थर गिरने से 2 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई है। दोनों तीर्थयात्री हरियाणा के बताए जा रहे हैं और दोनों बाइक से बद्रीनाथ धाम में दर्शन करके वापस लौट रहे थे कि तभी बद्रीनाथ हाईवे पर पिनोला के पास पहाड़ी से पत्थर गिर गए, हादसा हो गया। रुड़की के पिरान कलियर थाना क्षेत्र की गंग नहर में डूबने से एक ही परिवार के 3 लोग लापता हो गए। दरअसल यूपी का एक परिवार पिरान कलियर दरगाह में जियारत करने आया था और वहीं बुधवार को परिवार उमस भरी गर्मी से राहत पाने के लिए गंग नहर किनारे पटरी पर गया था। तभी अचानक से 15 वर्षीय बच्चे का पैर फिसल गया और वो गंग नहर में गिर गया। बच्चे को बचाने के लिए उसका पिता नहर में कूद गया और पिता और भाई डूबते हुए देखकर बच्ची का संतुलन बिगड़ गया और नहर में गिर गई। देर शाम तक जल पुलिस और गोताखोर नहर में तीनों की तलाश में जुटे हुए थे, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। तलाश जारी है। चमोली में मंदाकिनी नदी में डूबने से एक परिवार में जवान की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि पंजाब के बठिंडा में गढ़वाल रेजिमेंट में तैनात सुनील रावत ने अपने दोस्त को बचाने के चक्कर में नदी में वो डूब गए। दरअसल सुनील अपने 4 दोस्तों के साथ मंदाकिनी नदी में नहाने गए थे। इस दौरान सुनील का दोस्त गहरे पानी में फिसल गया। सुनील ने बिना देरी किए नदी में छलांग लगा दी और अपने दोस्त को बचा लिया। हालांकि इस दौरान वो खुद एक पत्थर के बीच फंसकर गहरे पानी में डूब गए, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। और बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर मोखमपुर फ्लाईओवर पर भीषण हादसा हो गया है। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो दूसरी लेन में घुस गई और सामने से आ रही 2 पहिया सवारों को रौंद दिया। हादसे में 3 बाइक सवार और 2 स्कूटी सवार घायल हो गए। सभी 7 घायलों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। घटना के बाद स्कॉर्पियो ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को झपकी आने की वजह से यह हादसा हुआ है। हरिद्वार के फेरूपुर में गुलदार ने एक मवेशी को अपना निवाला बना दिया। फेरूपुर स्थित सीताराम गौशाला में घुसे गुलदार ने एक मवेशी को अपना शिकार बना दिया। शिकार को जबड़े में दबाकर ले जाता हुआ गुलदार सीसीटीवी में कैद हुआ है। गौशाला संचालकों में गुलदार के हमले से लगातार दहशत बनी हुई है। मंगलवार को गुलदार इसी जगह पर पालतू कुत्ते को भी निवाला बनाकर ले गया था। गौशाला के संचालक वन विभाग से पिंजरा लगाकर गुलदार को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग के जखोली में ग्रामीणों ने गुलदार के आतंक से परेशान होकर लोगों ने बुधवार को मायाली घनसाली हाईवे को जाम कर दिया, जिससे करीब 7 घंटे के बाद डीएफओ के लिखित आश्वासन के बाद इसे खोला जा सका। हालांकि डीएफओ ने यह भी दावा किया है कि कल रात में ही गुलदार को मार दिया गया है। वहीं ग्रामीणों का यह भी कहना है कि गुलदार एक के बाद एक लोगों को शिकार बना रहा है और अभी तक 1 दर्जन लोगों को घायल भी कर चुका है, लेकिन अभी तक गुलदार को मारा नहीं गया है। साथ ही ये आरोप भी लगाया गया कि क्षेत्र में बाहर से गुलदार छोड़े गए हैं जो लगातार हमला कर रहे हैं। वहीं जाम खोलने पुलिस प्रशासन के साथ ग्रामीणों को भी काफ़ी उनकी भी बहस हुई है। उधर जाम से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। यात्री खासे परेशान बने हुए हैं और ग्रामीणों ने वन मंत्री रुद्रप्रयाग विधायक भरत चौधरी और डीएफओ का भी पुतला फूंका और क्षेत्रीय विधायक पर निष्क्रियता का आरोप लगाया है। पिछले 8-9 महीने में जो घटनाएं हुई है, तो सबसे पहले हम लोगों ने देवल क्षेत्र में एक लेपर्ड को रेस्क्यू कर उसे चिड़ियाघर में ले गए थे और उसके बाद 30 तारीख और 10 तारीख की जो घटना हुई है, उसी के क्रम में हमने विभागीय अनुमति प्राप्त की और कल रात को ये हमारे क्यूआरटी टीम द्वारा ये मारा गया। भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम पुष्कर सिंह धामी की लगातार कार्रवाई जारी है और इसी कड़ी में चमोली जिले की पिंडर घाटी में स्थित 3 स्टोन क्रशरों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। खनन विभाग ने इन तीनों स्टोन क्रशरों के ऑनलाइन पोर्टल को बंद कर दिया है। बताया जा रहा है कि इन स्टोन क्रशरों के खिलाफ स्थानीय लोग लगातार शासन प्रशासन से शिकायतें कर रहे थे। शिकायतें सीएम पुष्कर सिंह धामी तक भी पहुंची थी, जिनमें कहा गया था कि स्टोन क्रशर नियमों का उल्लंघन कर संचालित हो रहे हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री धामी ने थराली क्षेत्र का दौरा किया था।
उस दौरान भी उन्हें इन तीनों क्रशरों के बारे में शिकायतें मिली थी, जिसके बाद ये एक बड़ा एक्शन लिया गया है। बुधवार को देहरादून में हुई धामी कैबिनेट में 6 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें देहरादून के रिस्पना और बिंदाल नदियों के किनारे एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण को मंजूरी मिली है। इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी के 5 गेस्ट हाउस हाईटेक करने को भी हरी झंडी मिली, जिसमें रानीखेत, उत्तरकाशी, हर्षिल, दुगलबिटा, ऋषिकेश के गेस्ट हाउस का भी कायाकल्प किया जाएगा। उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद का जो गठन हुआ था उसमें 2 सेंटर हैं इनके। एक हल्दी में सेंटर है पंतनगर मुख्यालय में, उसमें 34 पद उसमें सृजित हुए थे। दूसरा सेंटर है एडवांस सेंटर फॉर कम्युनिकेशन एंड अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी देहरादून में, उसमें 12 पद थे और उसमें टोटल 46 पद इनके सृजित किए गए थे। पूर्व में जो सर्विस रूल्स इनके बने थे उसमें भर्ती के शोध की व्यवस्था नहीं थी कि वो कैसे होंगे, सीधी भर्ती के पद होंगे, आउटसोर्सिंग के पद होंगे, कैसे होंगे। तो वो आज विभाग ने स्पष्ट एक नियमावली लेकर के आए थे, जिसे माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई। प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी बनी रहेगी, ये भरोसा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को है। तो दिल्ली से लौटने के बाद अब तैयारी सभी विधानसभा क्षेत्रों के दौरे की है, जहां पर खाली सीटों पर दावेदार खोजने हैं, जहां से उम्मीदवार छोड़कर बीजेपी में जा चुके। देखिए एक रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ पार्टी नेताओं की बैठक के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा आश्वस्त हैं। 3 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके करण माहरा क्या पार्टी को 2027 का चुनाव लड़वाएंगे या उससे पहले किसी और नेता को कुर्सी मिलेगी, ये सवाल है। कांग्रेस के लिए 2027 का चुनाव करो या मरो का चुनाव है, पर फिलहाल दिल्ली से लौटे करण माहरा को यकीन है कि पार्टी उन पर भरोसा बरकरार रखेगी और दिल्ली में बात पंचायत और 2027 पर ही हुई। सब कुछ ठीक है। करण मेहरा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि करण मेहरा का क्या होगा, पार्टी का क्या होगा ये इम्पोर्टेंट है। और उसी चीज़ को लेकर चर्चा थी कि हम किस तरीके से पंचायतों की तैयारी कर रहे हैं, किस तरीके से हम 2027 के लिए अपने कैडर को तैयार कर रहे हैं। करण माहरा अब सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर कार्यकर्ताओं से बात करने वाले हैं। दरअसल कांग्रेस के सामने टेंशन उन सीटों पर ज्यादा है जहां 2022 में चुनाव लड़ चुके उम्मीदवार बीजेपी में जा चुके हैं। करीब 25 से 30 सीटें ऐसी हैं जहां उम्मीदवार या तो बीजेपी में चले गए या फिर पिछले चुनाव में उम्मीदवार कमजोर साबित हुए। विधानसभा वार भी हमारे दौरे लगेंगे। मैं सह प्रभारी जी शर्मा जी और मैं विधानसभा वार जाके भी वर्कर्स की मीटिंग लेंगे। हम पब्लिक मीटिंग नहीं करने वाले हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं की बैठकें हर विधानसभा वार हम लेने जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं से पूछेंगे भी, और जो आवश्यक कदम होंगे, जो चेंजेस करने होंगे, जो चीज़ें ठीक करनी होंगी, उनको ठीक भी किया जाएगा। कांग्रेस को चुनाव लड़ना और जीतना है तो कई सीटों पर पहले दावेदार और फिर उम्मीदवार खोजने होंगे, पर कांग्रेस नेताओं की बटी हुई सियासत के बीच प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के लिए काम आसान नहीं दिखता। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। रिलायंस इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर अनंत अंबानी ने श्री गंगा सभा हरिद्वार को 5 करोड़ का दान दिया है। श्री गंगा सभा हर की पैड़ी में सुबह शाम होने वाली नित्य गंगा आरती का संचालन और हर की पैड़ी में व्यवस्था संभालती है। यही व्यवस्था संभाली जाती है और इसी साल 4 मई को अनंत अंबानी अपनी पत्नी राधिका के साथ हरिद्वार आए थे। इस दौरान उन्होंने हर की पैड़ी में गंगा आरती की थी और इस दौरान उन्होंने श्री गंगा सभा को हर की पैड़ी की व्यवस्था बनाए रखने के लिए 5 करोड़ का दान दिया था। श्री गंगा सभा के महामंत्री तन्मय विशिष्ट के मुताबिक उन्होंने मुंबई में अनंत अंबानी से मुलाकात भी की है। 5 करोड़ रुपए का दान दिए जाने पर गंगा सभा के तीर्थ पुरोहितों ने अनंत अंबानी का आभार जताया और मां गंगा से अंबानी परिवार के लिए कामना की है। मुंबई स्थित उनके मुख्य कार्यालय अनंत अंबानी जी की वहाँ उनसे मेरी भेंट हुई और बहुत ही आत्मीय और बहुत ही अपनेपन के साथ उन्होंने मुलाकात की और विभिन्न सामाजिक धार्मिक विषयों पर उन्होंने विस्तार से चर्चा की। विशेष रूप से हरिद्वार, हर की पौड़ी, माँ गंगा की महिमा और श्री गंगा सभा द्वारा किए जा रहे कार्यों के विषय में विस्तारपूर्वक हमने चर्चा की और हमारे द्वारा किए जा रहे कार्यों से प्रसन्न होकर उन्होंने श्री गंगा सभा द्वारा की जा रही व्यवस्थाएं और सामाजिक और धार्मिक कार्यों के लिए
5 करोड़ रुपए की जो धनराशि है वो उन्होंने हमें सहयोग रूप में हमें प्रदान की है। जितने बड़े औद्योगिक घराने के वो पुत्र हैं उतना ही बड़ा उनका दिल है और उतने ही शानदार वो इंसान है। इतनी आत्मीयता और इतने अपनेपन से उन्होंने मुलाकात की कि ऐसा लगा ही नहीं कि वो देश के इतने बड़े व्यक्तित्व, इतने बड़े व्यक्ति हैं। चमोली में कुबेर ने अपनी पारंपरिक वार्षिक भ्रमण के तहत बामणी गांव का दौरा किया और दिन में भोग के बाद बद्रीनाथ मंदिर में गांववासियों ने परंपरागत रीति रिवाज के साथ भगवान कुबेर की डोली में विराजमान किया और उन्हें उर्वशी मंदिर ले जाकर विधिवत रूप से पूजा अर्चना की गई। ज्येष्ठ महीने में होने वाला ये आयोजन गांववासियों और श्रद्धालुओं के लिए हर साल श्रद्धा और उल्लास का अवसर लेकर आता है। बामणी गांव को भगवान बद्री विशाल के हकूकदार ग्राम के रूप में जाना जाता है। पिथौरागढ़ में नेपाल बॉर्डर पर बसा कानड़ी गांव पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो चुका है। इस गांव ने सब्जी और फलों का उत्पादन को लेकर रोजगार के दरवाजे खोले हैं, वो भी तब जब इस गांव में सिंचाई को कोई भी साधन सिंचाई का यहां पर नहीं है। बावजूद इसके हर चुनौती का सामना करते हुए सैकड़ों परिवार अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। कुछ कर गुजरने का हौसला हो तो राह खुद ब खुद बन जाती है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है कानड़ी के ग्रामीणों ने। करीब 120 परिवारों का ये गांव आज अपनी किस्मत खुद लिख रहा है। यहाँ पर हर परिवार फल और सब्जी उत्पादन में जुटा है। नतीजा ये है कि इस गांव से हर दिन 4 गाड़ी फल और सब्जी मुख्यालय पहुँच रही है, वो भी तब जब गाँव में सिंचाई का कोई भी जरिया नहीं है। राई हो गई ये और पालक हो गया, मेथी हो गई, सब कुछ लगभग मिर्ची हिर्ची सब है ही। और यहाँ से हम पिथौरागढ़ ले जाते हैं, करीबन सुबह 4 बजे चले जाते हैं और 3-4 गाड़ियाँ जाती हैं यहाँ से। हमारे गांव में सर सब्जी का तो बहुत उत्पादन होता है, लेकिन यहाँ पानी की बहुत समस्या है। यहाँ मतलब हर घर में बेरोजगार लोग हैं और सबका मतलब जो भी व्यवसाय चलता है ये सब्जी से होता है। लेकिन आज इतने सालों से हमारे यहाँ बहुत सिंचाई की कमी। कहने को तो यहाँ नहरें हैं, लेकिन इन नहरों में पानी कभी नहीं पहुँचा। ऐसे में ग्रामीण नल के पानी से रात भर खेतों की सिंचाई करने को मजबूर हैं। हैरानी तो इस बात की भी है कि ये गांव काली नदी के ठीक ऊपर बसा है, बावजूद इसके यहाँ तक सिंचाई के लिए पानी नहीं पहुँच पाया। ग्रामीण सालों से पानी के लिए फरियाद लगा रहे हैं, लेकिन किसी के कानों में जू तक नहीं रेंगी। और हमारी लगातार शासन और प्रशासन से लगातार यह विनती रही है कि कानड़ी गांव में आप एक बार इस तरह से विजिट कर दीजिए कि वहाँ पे सिंचाई के किस प्रकार से वहाँ पे खेती के लिए सिंचाई हो सकती है। हमने एक बार उन्हें ये भी कहा कि आप काली नदी से किस तरह से पानी ले लीजिए, क्योंकि कानड़ी के ग्रामीणों ने अपनी मेहनत और लगन से खुद की तकदीर तो लिखी है। ऐसे में अगर इन्हें थोड़ी सी सरकारी मदद मिल जाए तो तय है कि फल और सब्जी का यहाँ रिकॉर्ड उत्पादन हो जाता। नेपाल बॉर्डर का ये गांव ठीक काली नदी के किनारे बसा है, बावजूद इसके यहाँ सिंचाई का कोई इंतजाम नहीं है, वो भी तब जब इस गांव में जमकर सब्जी का उत्पादन होता है, फलों का उत्पादन होता है। यहाँ की सब्जियां और फल पूरे पिथौरागढ़ मार्केट में बिकती हैं। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि यहाँ पैदा होने वाली सब्जी और फल इस गाँव की आर्थिकी का आधार है। बावजूद इसके लंबा समय यहाँ पर गुजर गया है, लेकिन यहाँ सिंचाई के कोई इंतजाम नहीं है। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18, कानड़ी, पिथौरागढ़। रुड़की के मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी से लोग परेशान हो गए हैं। कई इलाकों में पानी की किल्लत भी देखने को मिल रही है। जल संस्थान अभी तक सोया हुआ था और अब जाकर उसकी नींद टूटी तो जल संस्थान गणेशपुर और आवास विकास कॉलोनी में पुराने बंद पड़े ट्यूबवेल को फिर से शुरू करने की बात कर रहा है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर खड़े हो रहे हैं कि आखिर आज तक जल संस्थान कहाँ था, आज तक ट्यूबवेल को चालू क्यों नहीं कराया गया। वहीं जब इस बारे में जल संस्थान के अधिकारियों से इस मामले में बात करने की कोशिश की गई तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। तो ये क्वेश्चन है, ये उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आज आपको इस ट्यूबवेल की याद आई है, ये ट्यूबवेल क्यों बंद करा गया था? ये ट्यूबवेल अगर चालू होता है तो कम से कम 15 से 20 हज़ार जनता को इस पानी से फ़ायदा हो सकता है। तो ये ट्यूबवेल क्यों बंद करा गया? अब क्यों उनको याद है ट्यूबवेल चालू करने की? ये ट्यूबवेल तो उनको बंद ही नहीं करना चाहिए था। अभी गर्मी अपनी चरम सीमा पर है, आने वाले समय में फिर बरसात आ रही है, पानी की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है,
लेकिन जैसे जल संस्थान कह रहा है कि हम अपने पुराने ट्यूबवेल अब सही कर रहे हैं, तो ये उनको समय से इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और जैसे हम जनप्रतिनिधि हैं, ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। हमारे क्षेत्र में जो कोई ट्यूबवेल अगर ख़राब पड़े हैं तो हम उनको जल संस्थान को अवगत कराएं और उसको समय से दुरुस्त भी कराना चाहिए। रामनगर के कई गांव के ग्रामीणों का आक्रोश जल संस्थान पर बुधवार को फूट पड़ा। दरअसल रामनगर के लुटाबड़, करणपुर जैसे कई गांव के ग्रामीणों ने जल संस्थान के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का घेराव किया। ग्रामीणों का आरोप है कि उनके गांव में नल तो लग गए लेकिन आज तक पानी की एक बूंद भी नहीं आई। ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि टैंकर के भरोसे अब तक काम चल रहा है, जिससे रोजाना हर दिन दिक्कत होती है। और जल संस्थान का कहना है कि अभी एक लाइन नहीं जुड़ी है, जिसकी वजह से पानी नहीं आ पा रहा। लाइन जुड़ते ही समस्या का समाधान हो जाएगा। ऑफिस के चक्कर काटते काटते परेशान हो गए हैं। बड़े साहब बोलते हैं कि 1 महीने में समस्या दूर हो जाएगी, 2 महीने में समस्या दूर हो जाएगी, लेकिन पिछले 5 सालों से समस्या दूर नहीं हुई। टैंकर भेजते हैं, टैंकर में 2 बाल्टी 3 बाल्टी पानी की दिक्कत है। 1 महीना हुआ पानी नहीं आता है, मर रही हूँ। आँख भी नहीं है मेरी, देखती नहीं हूँ, उम्र भी नहीं है लाने की। टैंकर लाते हैं ये लोग कहते हैं 1 भरा 2 भरा, कोई दूसरा लाने वाला भी नहीं है। वहाँ पे इतनी गर्मी हो रही, सबको पता है। 1 महीना तो ये वैसे कह रहे हैं, वैसे वहाँ कभी पानी नहीं आता। कितनी जगह पाइपलाइन टूटी है, उसको कोई नहीं देखता। जगह जगह टूटी पड़ी है, वो दिखता है हमें। जब आता है तो कभी 6 महीने में वहाँ पे पानी भरा रहता है, उसको कोई रिपेयरिंग नहीं करते हैं। तो उसमें जल जीवन मिशन का काम हमारा लगभग अंतिम पेज में चल रहा है। बाकी उसमें जो गाँव हमारे जुड़ भी चुके हैं, वहाँ पर एक लाइन जुड़नी है, जिसपे की हमारे जेई द्वारा सर्वे भी कर लिया गया। प्रधान जी द्वारा स्वयं बताया गया कि उसको एक दूसरे में जुड़ने की बात उनके द्वारा कही गई। वो जुड़ते ही इनके यहाँ समस्या का समाधान हो जाएगा। रानीखेत में मनरेगा के तहत बनाए गए 6 अमृत सरोवरों में अधिकांश सूख गए। बिनसर के पास बनाया गया अमृत सरोवर पूरी तरह सूख गया है, लेकिन अब बारिश का इंतजार हो रहा है ताकि अमृत सरोवर में फिर से पानी आ सके। बरसात में कुछ पानी इसमें आया था, लेकिन इस टाइम पे गर्मियों के दौरान या जाड़ों में पानी इसमें सूख रहा है। अब इसमें भविष्य में ये योजना रखी थी कि अगर नजदीकी गधरे से ये पानी टेप करके इस अमृत सरोवर में डाला जाए तो इसका जो है पुनर्जीवित हो सकता है। इसकी संभावना हो सकती है कि ये पुनर्जीवित हो जाए। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।